हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री से चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है मूल निवासियों का विस्थापन। इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच के फर्कों से संबंधित किसी भी एक बिंदु पर टिप्पणी करिए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य करते थे, यानी खेती करते थे। इसलिए परिवार पर होने वाले व्यय के पश्चात अधिशेष होता था। इस अधिशेष के कारण वहां राजशाही और साम्राज्य का विकास हुआ। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कृषि का कार्य नहीं करते थे और न ही कोई ऐसा उत्पादन करते थे जिससे उनका अधिशेष रहता हो। इसलिए वहां राजशाही व साम्राज्य का विकास नहीं हुआ। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी शिकार करने, मछली पकड़ने व संग्रहण में रुचि रखते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश कभी नहीं की और न ही अनाज का भंडारण किया। वे जंगली जानवरों जैसे भैंस आदि की सवारी व शिकार करते थे। इसके विपरीत दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों की सभ्यता का आधार कृषि था। मक्का की फसल उपज थी और वे जानवरों का शिकार करते थे और साथ के साथ मछलियां भी पकड़ते थे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने बड़े पैमाने पर खेती नहीं की और इसलिए वे अधिशेष अनाज का उत्पादन नहीं करते थे। अतः वहां पर केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका के भांति राजशाही साम्राज्यों का उदय नहीं हुआ, जबकि दक्षिणी अमेरिका में अनेक विशाल साम्राज्य थे, जैसे माया, एज़टेक वे इका साम्राज्य। वहां पर भूमि के स्वामित्व को लेकर झगड़े नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त औपचारिक संबंध बनाना और उपहार देना और लेना उनका प्रचलन में था। अतः मित्रता स्थापित करना और उपहारों का आदान प्रदान करना उनकी परंपरा में रची बसी थी। पाठ का दूसरा प्रश्न है, आप 19वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा। 19वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका को आप एक लघु इंग्लैंड भी कह सकते हैं। सन 1763 में अंग्रेजों ने कनाडा पर भी अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। अतः समस्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभ्यता अंग्रेजी सभ्यता से व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के कुछ प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका की सभ्यता व संस्कृति में देखे जा सकते हैं। इंग्लैंड के समान संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली भी प्रजातांत्रिक थी। रहन सहन व खान पान के स्तर पर प्राय समानता देखी जा सकती है। मदिरा का सेवन दोनों देशों के निवासी के द्वारा समान रूप से किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इंग्लैंड के समान ईसाई धर्म का वर्चस्व था। यहाँ के ईसाई धर्म के अनुयायी भी रोमन कैथलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों वर्गों में विभाजित था। संयुक्त राज्य अमेरिका व अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः एक जैसी थी। दोनों देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आज भी मौजूद है। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी भाषा आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजभाषा है, किंतु इंग्लैंड की अंग्रेजी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में कुछ अंतर पाया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ के निवासियों व अंग्रेजों एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं आप। पाठ का तीसरा प्रश्न है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका वस्तुतः 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अस्तित्व में आया। सर्वविदित है, यानी सब लोग जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इंग्लैंड की उपनिवेशिक नीतियों से परेशान होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। इसी संघर्ष का नाम दिया गया अमेरिका स्वाधीनता संग्राम। इसी संघर्ष के गर्भ से संयुक्त राज्य अमेरिका नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। यह राष्ट्र देश अपने प्रारंभिक चरण में एक छोटे से क्षेत्रफल तक सीमित था। हालांकि अपने जन्म के तुरंत बाद इसने पश्चिम की तरफ विस्तार लेना शुरू कर दिया। इस विस्तार को अमेरिकियों ने फ्रंटियर की संज्ञा दी, नाम दिया और आने वाले 100 वर्षों में इसने अपने अधिकार क्षेत्रों का विस्तार करके अपने वर्तमान आकार को प्राप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना विस्तार करने के लिए युद्ध तथा क्षेत्रों की खरीद दोनों पर ध्यान दिया। उसने दक्षिण में फ्रांस, रूस, लुइसियाना के अलावा अलास्का का क्रय किया। इस तरफ मैक्सिको से युद्ध करके उसके विशाल भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश दक्षिणी भाग मैक्सिको से जबरन हथियाया गया है। यह अस्मरणीय है कि किसी का क्रय विक्रय करते समय क्रेता या विक्रेता वहां के स्थानीय निवासियों की राय लेना भी उचित नहीं समझता था। यही कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग, पश्चिमी सीमा फ्रंटियर के खिसकने के साथ साथ वहां के निवासी स्थानीय सरहदवासियों को पीछे की तरफ खिसकने हेतु विवश किया जाता रहा। पाठ का चौथा प्रश्न है, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, इतिहास की पुस्तकों से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बाहर रखने के निम्नलिखित कारण थे। कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। उसके तथा उसके साथियों के विवरणों से यह पता चलता है कि शुरू में उनका मूल निवासियों के प्रति मधुर व्यवहार था, किंतु हवाई द्वीप में आदिवासियों द्वारा कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात अंग्रेजों और मूल निवासियों के संबंध में कटुता आ गई। अंग्रेजों के मन में आदिवासियों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। फलतः उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में किसी प्रकार की सूचना देने का प्रयास ही नहीं किया। उस समय ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग ही आबाद था, यानी उस पर आबादी रहती थी। वहां के यूरोपियों द्वारा मूल निवासियों को निकालने की कोशिश में दोनों पक्षों में टकराव यानी द्वंद्व आरंभ हो गया। फलतः यूरोपियों ने मूल निवासियों के बारे में लिखना बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इंग्लैंड से मात्र अपराधियों को ही ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाता था। ये अपराधी ऑस्ट्रेलिया में आजीवन रहते थे क्योंकि इनके वापस लौटने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः इनमें इंग्लैंड सरकार के प्रति रोष उत्पन्न होता था। उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न तरीकों से मूल निवासियों को प्रताड़ित करने के रूप में होती थी। इस प्रकार दोनों पक्षों में घृणा की भावनाएं निरंतर बढ़ती गई। उपरोक्त कारणों की वजह से 20वीं शताब्दी के मध्य तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में वहां के मूल निवासियों का उल्लेख नहीं के बराबर था, बल्कि 1968 के बाद गलतियों को सुधारा गया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास में बराबर स्थान दिए जाने लगा। अगला प्रश्न है, संक्षेप में निबंध लिखिए। पांचवा प्रश्न इस तरह से है, लोगों की संस्कृति को समझने में संग्रहालय की गैलरी में प्रदर्शित चीजें कितनी कामयाब रहती है? किसी संग्रहालय के देखने के लिए अपने अनुभव के आधार पर साधारण विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, किसी देश के संग्रहालय की गैलरी में प्रदर्शित विभिन्न चीजों को देखकर हम उस देश की सभ्यता और संस्कृति के विषय में, उनके निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि के विषय में सुगमता पूर्वक यानी आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित हड़प्पा सभ्यता संबंधी मृद भांडों, मोहरों, औजारों, आभूषणों और घरेलू उपकरणों को देखकर हम उस सभ्यता के निवासियों के रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उन प्रदर्शित चीजों से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग की शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी। यह भी जाहिर होता है कि वे चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर एवं कलात्मक बर्तन बनाते थे, जिन्हें लाल और काले रंगों से भी रंगा जाता था। संग्रहालय में प्रदर्शित छोटी बड़ी अनेक कलाकृतियां तथा फूलदान, रंगीन वस्त्रों के टुकड़े इस बात के प्रमाण है कि वस्त्र निर्माण व्यवसाय इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। संग्रहालय में प्रदर्शित हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों को देखकर हम इस सभ्यता के लोगों के पहनावे के विषय में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार संग्रहालय में प्रदर्शित सिक्कों से अनेक राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। हम जानते हैं कि सिक्कों से प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति, धार्मिक दशा तथा सांस्कृतिक विकास की जानकारियां मिलती है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के अनेक सिक्कों पर विष्णु तथा गरुड़ के चित्रों से यह सिद्ध होता है कि गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त की बीड़ा अंकित मुद्राएं उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देती है। तदना उपरांत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चांदी के सिक्कों से स्पष्ट होता है कि उसने शंकों को पराजित किया था। इसका कारण यह है कि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में प्रचलन में थे। निसंदेह गुप्तकालीन सिक्के अत्यधिक कलात्मक प्रतीत होते हैं। इससे शासक वर्ग की साहित्य एवं कला में रुचि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, पता चलता है। कुषाण कालीन सिक्कों पर अनेक ईरानी और यूनानी देवी देवताओं के अतिरिक्त
भारतीय देवी देवताओं के भी चित्र पाए जाते थे। इससे स्पष्ट होता था कि कुषाण शासक प्रारंभ से ही भारतीयों से प्रभावित थे। इस प्रकार अन्य देशों के संग्रहालयों की गैलरियों में प्रदर्शित चीजों को देखकर हम अपनी संस्कृतियों के संबंध में अमूल्य जानकारी। पाठ का छठा प्रश्न है, कैलिफोर्निया में 4 लोगों के बीच 1980 में हुई किसी मुलाकात की कल्पना कीजिए। ये 4 लोग हैं, एक अफ्रीकी गुलाम, एक चीनी मजदूर, गोल्ड रस्ट के चक्कर में आया हुआ एक जर्मन और होपी कबीले का एक मूल निवासी। उनकी बातचीत का वर्णन कीजिए। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ 1880 में जोसेफ नाम का एक अफ्रीकी गुलाम, ली चुंग नामक का एक चीनी मजदूर, एक जर्मनी व्यापारी विलियम, होपी कबीले का बॉब नामक एक मूल निवासी आसपास में ही रहते थे। किसी समय अमेरिकी महाद्वीप में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की संख्या बहुत अधिक थी। 1750 ईस्वी में कुछ लोगों के पास अनुमानतः हजार की संख्या में गुलाम होते थे। लेकिन 1861 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप जोसेफ स्वतंत्र नागरिक बन चुका था। ली चुंग के पूर्वज भी बहुत समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए थे। विलियम गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया आया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तरी अमेरिका की धरती के नीचे सोना होने का अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका था। सन 1840 में कैलिफोर्निया में यूरोपीय वहां हजारों की संख्या में पहुंच गए। विलियम ऐसे यूरोपियों में से एक था। बॉब के पूर्वज दीर्घकालीन से कैलिफोर्निया में रह रहे थे। ये चारों एक दूसरे को जानते थे। चारों में प्राय बातचीत होती रहती थी और कभी कभी रविवार को उनकी मुलाकात होती थी। यहाँ प्रस्तुत है उनकी मुलाकात में होने वाली बातचीत का वर्णन। अफ्रीकी गुलाम जोसेफ अपनी बात कहता है, विलियम साहब, आप बहुत ही नेक दिल हैं और सज्जन हैं। हम जानते हैं कि आप 1845 में कैलिफोर्निया पधारे थे। ईश्वर की कृपा है कि आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से सोने के व्यापार में अच्छा लाभ कमाया। आपका घर महल जैसा है और आपके आसपास सभी सुख सुविधाएं हैं। यह आपकी महानता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हमें जब तब कभी कभी दावत पर बुला लेते हैं और हमारी इतनी खातिरदारी भी करते हैं। सचमुच आप एक महान इंसान हैं। दूसरा चीनी मजदूर ली चुंग अपनी बात बोलता है, मैं जोसेफ के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। विलियम साहब सही मायने में एक महान इंसान है। उन्हें धन का कोई गरूर नहीं है। अन्यथा रेल विभाग में एक मजदूर का काम करने वाले तुंग जैसे व्यक्ति को आज कौन पूछता है। आज के जमाने में निसंदेह ही आज के जमाने में विलियम साहब जैसा नेक इंसान दुर्लभ है। एक मूल निवासी बॉब अपनी बात कहता है, मेरे पास तो विलियम साहब की इंसानियत का बखान करने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरी पत्नी अस्थमा की मरीज है। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाना था, किंतु मेरे पास न तो पैसा था और न गाड़ी। तभी विलियम साहब भगवान बनकर आ पहुंचे। वे अपनी गाड़ी में मेरी पत्नी को अस्पताल ले गए और उन्होंने बिना बताए उसके इलाज के लिए पैसे भी जमा करवाए। यह सत्य है कि मेरी पत्नी को उन्हीं की कृपा से नया जीवन मिला। मेरा परिवार विलियम साहब का एहसान जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। अंत में जर्मनी व्यापारी विलियम अपनी बात रखता है, आप लोग इतने अधिक प्रशंसा करके मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मुझे जर्मनी छोड़कर कैलिफोर्निया आए हुए लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं। उस समय मैं 20 साल का नौजवान था। अब मेरे पैर कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आपके प्यार के कारण अब मैं जर्मनी में रहने वाले अपने संबंधियों तक को भूल गया हूँ। अब तो आप ही मेरे सब अपने हैं। अब मुझे आपके साथ जीना मरना है। सचमुच मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले। ईश्वर करे हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे।